उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना शनिवार को वाराणसी पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कश्मीर में हो रही बैठकों पर बड़ा बयान दिया। मंत्री ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे तत्वों के आगाहों पर भी सख्त कार्रवाई तय है। पाकिस्तानियों के भारत में रहने के सवाल पर सुरेश खन्ना ने कहा कि देश की जनता निश्चिंत रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि देश के विरोध करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस द्वारा जाति और धर्म के मुद्दों को उठाए जाने पर मंत्री ने कहा कि इस तरह की राजनीति करने वालों के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी और उनके आकाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो इनको खाद पानी देते हैं। इस देश की एक बात को लेकर लोगों में नाराजगी है। जो लोग भारत में रह रहे हैं उनका कहना है हमें इसका नतीजा बार बार क्यों भुगतना पड़ता है, हम तो भारत में रह रहे हैं और बार बार हमें यहाँ से भगा दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, मुख्यमंत्री जी को सुना आपने। हर कोई जो लोग उन लोगों को सजा देने के लिए हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए। लेकिन देश की नजरें देश की सवाल उठा रही है लगातार कि ये जाति धर्म की बात पूछकर मारने वाली बात क्यों फैलाई जा रही है बेवजह की। ऐसा है, इसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल यह है कि जो कार्रवाई की बात है, कार्रवाई हो रही है। प्रधानमंत्री पे नजरें सबकी टिकी हुई है देश की। पहलगाम में आतंकी हमले होने के बाद देश भर में पाकिस्तान से आए लोगों पर सख्ती बढ़ा दी गई। वाराणसी में भी पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली वैसे ही बनारस में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर नजर रखनी शुरू कर दी गई थी। यहाँ कुल 10 पाकिस्तानी थे, जिनमें से कुछ लंबे समय से वीजा पे थे और एक शॉर्ट टाइम वीजा पे आया था जो 1 हफ्ता पहले आया था। सरकार से आदेश मिलते ही सभी को तुरंत बनारस से बाहर कर दिया गया। उन्हें रात की ट्रेन से दिल्ली भेजा गया और फिर अमृतसर के रास्ते बाघा बॉर्डर से देश से बाहर किया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि एक पुलिसकर्मी भी उनके साथ भेजा गया है ताकि पूरी प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके। इसके साथ ही शहर में रह रहे बाकी विदेशी नागरिकों पर भी नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी अवैध रूप से रह रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बनारस पुलिस ने साफ किया कि शहर की सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। देखिए, जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई थी और भारत सरकार के इस फैसले की कि पाकिस्तानियों के वीज़ा रद्द किए जा रहे हैं, हम लोग उसी दिन से जितने भी पाकिस्तानी नागरिक बनारस में रह रहे थे उन पर कड़ी नज़र बनाए हुए थे। हमारे यहाँ 10 पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर थे, जिसमें से 9 लॉन्ग टर्म वीज़ा पे थे और एक शॉर्ट टर्म वीज़ा पर 45 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए थे, जो 1 हफ्ता पूर्व यहाँ पर आए थे। शासनादेश कल हमको प्राप्त हुआ है, उसी के अनुरूप कल ही उनको जो है बनारस की सीमा से बाहर कर दिया गया है। रात्रि की ट्रेन से बैठकर उनको दिल्ली भेजा गया है। साथ में हमारा एक पुलिसकर्मी भी भेजा गया है। वहाँ से वो अमृतसर होते हुए उनको बाघा बॉर्डर से देश से बाहर किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं उन पर भी उनकी गतिविधियों पर लगातार हमारी नज़र है। इसके अलावा सभी थानाध्यक्षों को और एलआईयू को यहाँ पर लगाया गया है। यदि कोई अवैध नागरिक, विदेशी नागरिक जैसे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या कोई भी यहाँ पर अवैध रूप से प्रवास कर रहा है तो उन पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में आज चतुर्थ जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ। उद्घाटन मुख्य अतिथि सत्यम मोहन सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दीप प्रज्वलन कर किया। करीब 300 प्रतिभागी अलग अलग स्कूल और योग स्थानों से पहुंचे। कार्यक्रम में प्रोफेसर भागवत शरण शुक्ल, प्रोफेसर सरोज पुनारी, प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी, प्रोफेसर राकेश मिश्रा सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे और सभी ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। दिव्यांग बच्चों को भी योग प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उद्घाटन समारोह में निरोग यातन योगपीठ, चैतन्य योग सेवा संस्थान व अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मौली चैरिटेबल ट्रस्ट के बच्चों ने आकर्षक योग प्रदर्शन किया। मेरा नाम दिव्य प्रभा है, डॉक्टर लूसी गैस्पी कहते हैं। मैं भारत सरकार को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे मंच दिए गए हैं बच्चों का भविष्य के लिए, जिससे डिस्ट्रिक्ट से, राज्य स्तरीय से, राष्ट्रीय से और फिर अंतर्राष्ट्रीय जैसे एशियन योग गेम्स अभी चल रहे, योगासन गेम्स अभी चल रहे हैं दिल्ली में। मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे योगासन प्रतियोगिता का विकास कर रहे हैं, जैसे बच्चों
अनेकों जिला से, गांव-गांव से राष्ट्रीय तक, अंतर्राष्ट्रीय तक स्तर तक पहुंच जा सकते हैं। और भविष्य में मैं निश्चित हूँ कि ये ओलंपिक में खेल भी हो जाएगा और इसके लिए भी भारत सरकार के द्वारा भी हो जाएगा। तो मैं सभी लोग को बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस फोर्थ डिस्ट्रिक्ट योगासन की चैंपियनशिप चल रही है काशी में, और यूपी में 75 रजिस्टर्ड जिलों हैं जिसमें ऐसे प्रतियोगिता भी चल जाएगा। तो मैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी लोग बहुत योगदान जिले लेवल से राष्ट्रीय तक लेवल तक कर देते हैं। और विशेष धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और डॉक्टर जयदीप आर्य जी को, जो इसमें रोज अपने जीवन दान दिए गए हैं। जैसे ऐसे मंच हो जाएगा बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए। वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की योजना के विरोध में समाजवादी पार्टी ने दालमंडी बचाओ अभियान की शुरुआत की। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए श्री यादव ने कहा कि वे यहां ये जांचने आए हैं कि कागजों में ये गली पहले कितनी चौड़ी थी और क्या वाकई इसमें सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये इलाका ऐतिहासिक है, जहाँ 7 से 8 मंजिला इमारतें और पुराने कारोबारी हैं जो सरकार को हर महीने करोड़ों का राजस्व देते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र का ध्वस्तीकरण समाज को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। सपा इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएगी। लोग जो है दालमंडी की जो गली है इसके चौड़ीकरण के सूचना मिलने पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये देखना चाहते हैं कि वास्तव में ये कागजात में गली पहले कितना थी, इसका इम्प्रूवमेंट है या नहीं है और इसके कागजात क्या हैं। इसके सारी चीज़ों को देखेंगे और देखने के बाद सरकार से इस बात को जो है सरकार तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह गली बहुत पुरानी महसूस हो रही है। इसमें 7-7, 8-8 तल्ले मकान हैं जो है और बहुत पुराने कारोबारी हैं जो है और यहाँ 20-25 करोड़ रुपया प्रति माह जो है यहाँ से जो है राजस्व जाता है सरकार को। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जो है दुकानें हैं, इसको ध्वस्तीकरण से समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और दूसरी अगर कोई गली हो, दूसरा कोई रास्ता हो तो उसको जो है चौड़ीकरण करने में अगर कम नुकसान हो तो उसको सरकार करे। इस बात पर हम लोग जो है ये देखने के लिए आए हुए हैं और कागजात देखने के बाद सही निष्कर्ष पर पहुँचे। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी के तत्वाधान में टिकरी स्थित कृषक उत्पादन संगठन एवं औद्योगिक विपणन सहकारी समिति परिसर में उड़ीसा से आए 27 किसानों को सब्जी प्रसंस्करण का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IAS प्रवीण प्रकाश ने संस्था के कार्यों की सराहना की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर NB सिंह ने टमाटर से केचप और सॉस बनाने के विधि का लाइव डेमो दिया। समिति अध्यक्ष इंजीनियर अमित सिंह ने किसानों को प्रसंस्करण इकाइयों का भ्रमण कराया और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। प्रबंधक संगीता पांडे ने लिमिटेड प्रसंस्करण व SHG के महत्व पर जानकारी दी। संरक्षक अनिल कुमार सिंह ने कृषि आय और निर्यात संभावनाओं पर चर्चा की। संस्थान के तुषार कांत ने प्रसंस्करण इकाइयों का एक्सपोजर विजिट कराया। यह प्रशिक्षण किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ, जिससे उनकी आय में वृद्धि की संभावना बढ़ी। नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर अमित सिंह है। मैं कृषक उत्पादक संगठन जो कि टिकरी में स्थित है उसका अध्यक्ष हूँ। किसानों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये किसान कहाँ से आए हैं? जैसा कि हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों ने बना रखा है, तो यहाँ पे देश के हर कोने से किसान और उनके ग्रुप आते रहते हैं ट्रेनिंग लेने। अलग अलग सब्जेक्ट्स पे ट्रेनिंग होती रहती है। आज जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रही है वो उड़ीसा के शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो आए हैं, जो कि बहुत छोटी जोत के या जिनके पास अपना खुद का खेत नहीं है, दूसरों के खेत में काम करते हैं। तो उनके लिए आज हम लोगों ने एक विशेष ट्रेनिंग रखी है IVR की मदद से। IVR
में ये लोग आए हुए हैं। उसके बाद उनका एक एक्सटेंशन सेंटर की तरह से हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती है। तो ये आज अपने हाथ से अपना कुछ उत्पाद तैयार करेंगे, जो कि हम इनके द्वारा कराएंगे, और इनकी लाइवलीहुड कैसे अच्छी हो उसकी इनको ट्रेनिंग देंगे। सर IVR जो आपने बताया, इसको अगर थोड़े शब्द में जाने जाए तो ये IVR क्या चीज है? IVR भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है, जो कि यहाँ पे वाराणसी में आपका अदलपुरा में स्थित है। ये जो प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है, इन लोगों के लिए कितना लाभप्रद होगा भविष्य में? लाभप्रद तो देखिए तभी होगा जब ये आज सीखने के बाद कुछ कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने अभी तक जो देखा है, जो पैटर्न रहा है, कि अगर हम 20 लोगों को या 25 लोगों को एक ग्रुप में सिखाते हैं तो उसमें 3-4 लोग तो जरूर उसको सीख के कुछ अच्छा करते हैं। तो अगर इतने लोग भी कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है। आज के मुख्य अतिथि यहाँ पर कौन होंगे? आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि श्री प्रवीण प्रकाश जी, जो कि सीनियर मोस्ट IAS रहे हैं, वो है, क्योंकि वो उनको भी अच्छी जानकारी है हर क्षेत्र की, इसलिए आज हम लोगों ने उनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किया हुआ। एक सब क्वेश्चन और, जैसा आपने बताया कि उड़ीसा से शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वाले लोग आए हैं, और जैसा आपने बताया कि उनके पास जमीन में किसी दूसरे की जमीन में वो कार्य कर रहे हैं, यहाँ से सीखने के बाद वो दूसरे की जमीन पर कार्य करेंगे तो उनको कैसे लाभ? नहीं, वो दूसरे की जमीन में कार्य नहीं करेंगे, वो उन सब्जियों को, उन फलों को लेके उनकी प्रोसेसिंग करेंगे। अब वो कुछ दिन में तो बिजनेसमैन बन जाएंगे अगर वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। जैसे आज भी खेत किसान क्या करता है, अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में बेच देता है। अब इनको हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम जो प्रोडक्ट उगा रहे हो वो तुम ले लो, और तुम उसकी प्रोसेसिंग करो और खुद उसकी मार्केटिंग करो। तो उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए, उसको स्टोरेज के लिए, जैसे 3 डिग्री सेल्सियस पे भी बताया गया कि मिर्च को रख दिया जाए, अगर 10 दिन बाद वो बढ़ने वाला है। जरूर, तो इन लोगों के पास इतना पैसा एकदम नहीं है। इसीलिए आज इनको उस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आज इनको हम लोग टोमेटो केचप बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम लोग भी ये देखते हैं कि कौन किस तरह का हमारे पास कैंडिडेट है, बेनिफिशियरी है। आज जो बेनिफिशियरी है वो बहुत निचले स्तर का, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, तो आज हम इनको वो बताएंगे कि आप अपने कुकिंग गैस से अपने जो बर्तन है उनके उससे का यूज करके कैसे केचप वगैरह बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने उनको बताया कि जो ये हल्दी अच्छी पैदा करते हैं ये लोग वहां पे, तो हम लोगों ने उनको बताया कि बहुत सीधा सा तरीका है कि आप हल्दी को उबाल के उसको सन ड्राई करके धूप में सुखा के और नॉर्मल ग्राइंडर में आप पीसिए। थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा तगड़ा ग्राइंडर आता है, लेकिन उसमें आप पीस सकते हैं, जिसमें ज्यादा खर्च नहीं है। और इनको सरकार की योजनाओं का कैसे लाभ लेना है वो भी बताया जा रहा है। जैसे सरकार की PMFME योजना है, तो हर चीज में उसमें अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है। तो अगर ये कोई छोटी मोटी मशीन लगाना भी चाहते हैं तो उसमें उनको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। वाराणसी में BTTA के आपात बैठक अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने देश हित में एकजुट रहने का संकल्प लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि BTTA प्रतिनिधि मंडल जल्द ही DM, RTO और ट्रैफिक SP से मुलाकात कर व्यवसाय से जुड़े समस्याएं उठाएगा। प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि BTTA के सदस्य भी आतंकवाद के खिलाफ सेना का साथ देने को तैयार हैं। बैठक में पाकिस्तान का झंडा जलाया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गगनभेदी नारों से माहौल देशभक्ति में रंग गया। जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में हो रही समस्याओं का, गाड़ियों को लेकर समस्याएं जो हो रही हैं, हम ट्रांसपोर्टरों को, यात्रियां दूर दूर से आते हैं, कहीं गाड़ी रोक देना तो कहीं पे जो है कि चालान कर देना, और मतलब कहीं ना कहीं जाति दुश्मनी निकालने के नियत से या धन उगाही के नियत से जो ट्रांसपोर्टरों का चालान हो रहा है, वही सब समस्याओं को लेकर हम लोगों ने यहाँ आज बैठक। इस बैठक में आप लोगों ने पाकिस्तान का पुतला भी जलाया, झंडा फूका एवं कैंडल मार्च निकाला, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, इसका कोई उद्देश्य नहीं, ये तो जनहित में है और हर एक हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि आज कश्मीर में पहलगाम में क्या हुआ है। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है पाकिस्तान के द्वारा। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के द्वारा ये जो आतंकी हमला हुआ है बहुत ही निंदनीय और हिंदुस्तान के जनता को मर्माहत करने वाली ये हमला हुआ है, और उसी को लेकर हम लोगों ने श्रद्धांजलि के रूप में कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान आतंकवादी के नाम से पोस्टर को हम लोगों ने जलाया। प्रकाश जी, जिस तरह से पहलगाम में नरसंहार हुआ और वो भी सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों के साथ, इस पे क्या कहेंगे? देखिए,
मैं आपको बताना चाहूँगा मान्यवर कि ये जो धर्म हम भी काफ़ी देख रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप तमाम जगहों पे कि लोग हिंदू मुसलमान और हिंदू बोला मुस्लिम बोला, तो इस तरह के जो राजनैतिक शब्दों का लोग या राजनैतिक पार्टियां या राजनैतिक लोग यूज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन खोए हुए जिनका नुकसान हुआ है, जो लोग मृत हुए हैं, जिनको गोलियां लगी हैं, उनके परिवार से जाके पूछिए, उनके दिल से पूछिए कि क्या वो इस समय उनको हिंदू और मुसलमान दिख रहा है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे राजनीतिक लोगों की या राजनीति करने वाले लोगों के लिए। वहां पे न हिंदू के ऊपर गोलियां चली हैं, न मुसलमान के ऊपर चला है, वहां हिंदुस्तानी के ऊपर गोली चली है। इस बात का जिक्र होना चाहिए, इस बात का आक्रोश होना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि हर एक व्यक्ति को लगा दीजिए जो इस तरह की राजनीति करते हैं। लोगों को असलहों का लाइसेंस दिया जाता है ना, किस लिए? सुरक्षा के लिए ना, आत्मसम्मान के लिए ना। लगाइए उनको भी बॉर्डर पे, सेनाओं के साथ उनको भी बॉर्डर पे उनके असलहों के साथ लगाइए। मैं कहता हूं, मैं ये मांग करता हूं कि जहां जरूरत पड़े उन लोगों को भी आदेशित करके नोटिस दे के भेजिए कि आपको असलहा दिया गया है आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। उन लोगों को भी लगाइए, देश का हर एक नागरिक को लगाइए, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दीजिए इस आतंकवाद के खिलाफ। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का एक बयान अभी आया है कि उन्होंने राहुल गांधी को एक कश्मीर पे जो समर्थन किए थे उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। क्या वाकई ले लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी का बयान मैंने भी सुना है और मैं उनके बयान का सराहना करता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आश्वासन दिया, समर्थन दिया आतंकवाद के साथ लड़ने के लिए। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें कहीं हिंदू और मुसलमान झलकता हो। हिंदू मुसलमान हम बाद में हैं, हम किसी पार्टी के नेता बाद में हैं, हम किसी कास्ट के बाद में हैं, लेकिन इस मुद्दे पे, इस आतंकवाद की लड़ाई में पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम कोई कास्ट है, कोई समाज है हमारा और कोई राजनीतिक पार्टी है। प्रदेश भर में जारी भीषण गर्मी से वाराणसी भी अछूता नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन प्रशासन ने यात्रियों और कर्मचारियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि सर्कुलेटिंग एरिया में 2 वाटर बूथ लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को पीने के पानी के लिए प्लेटफॉर्म तक न आना पड़े। इसके साथ ही कर्मचारी, वेंडर्स, लोको पायलट्स और गार्ड्स को अब तक 2500 से अधिक मुफ्त ORS पैकेट वितरित किया गया है। यात्रियों को भी जरूरत पर निःशुल्क ORS देने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में जरूरत अनुसार और ORS पैकेट वितरित किए जाएंगे। ये पहल यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को हीट वेव से राहत देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। गर्मियों को देखते हुए हमने यहाँ वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर कुछ खास प्रबंध किए हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमने अपने सर्कुलेटिंग एरिया में हमने 2 वाटर बूथ्स बनवाए हैं, क्योंकि यह देखने में आया था कि जो यात्री हमारे सर्कुलेटिंग एरिया में यदि उन्हें पानी की आवश्यकता है तो उन्हें हमारे टिकटिंग एरिया यानी हमारे प्लेटफॉर्म्स पर या हमारे टिकट घर में आना पड़ रहा है। तो उनकी सुविधा हेतु हमने 2 वाटर बूथ वहाँ पे लगे हैं। इसके अलावा आज हमने वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर 2000 से ज्यादा ORS के पैकेट अपने स्टाफ और अपने जो रेल के यात्री हैं उनकी सुविधा हेतु बांटे हैं। यह जो पैकेट है हमने हमारे जो लोको पायलट्स हैं, हमारे गार्ड्स हैं, हमारे यार्ड में जो स्टाफ है, हमारे जो बैकमैन्स हैं, गैंगमैन्स हैं और इसके अलावा जो हमारे स्टॉल ऑपरेटर्स हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे स्टॉल ऑपरेट कर रहे हैं, उन सब ने बांटे। जी, हमने ये पैकेट जो है GRP और RPF को भी बांटे हैं, क्योंकि उन लोगों की भी फील्ड रहती है। ये जो बांटे में जो काउंटर किया गया है, पैसा लेंगे? जी, जो पैकेट्स हमने ORS के अपने स्टॉल ओनर्स को बांटे हैं तो उनको बताया गया है कि यदि किसी जरूरतमंद यात्री को ORS की जरूरत है तो आप उसको निःशुल्क वह पैकेट उपलब्ध कराएं। सर्कुलेटिंग एरिया में हमने पानी के 2 बूथ लगवाए, क्योंकि वहाँ पे पहली बार पानी की व्यवस्था नहीं थी और जो गर्मी का मौसम है वो काफी अपने पीक पर है
और लोगों को पानी पीने के लिए या तो बोतल वाला वाटर लेना पड़ रहा था या फिर उनको हमारे टिकटिंग एरिया में आना पड़ रहा था। तो इसी कारण हमने वहाँ पर 2 वाटर बूथ भी चालू किया। पब्लिक डिमांड बढ़ेगी या? जी, पब्लिक डिमांड को देखते हुए इन सुविधाओं पे बढ़ाने पे और विचार किया जाएगा। अधिवक्ता पुत्र की मौत के मामले को लेकर शनिवार को पल्लवी पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। बाद में यह प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र रूप धारण कर गया। पल्लवी पटेल अपने कार्यकर्ताओं को नेतृत्व करते हुए पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने के प्रयास करती रही। इसी बीच पुलिस और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार नोकझोंक हुई। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों वाराणसी के नटनियादाई स्थित खुशहाल नगर कॉलोनी में अधिवक्ता पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद मामला शांत नहीं हो रहा है। पल्लवी पटेल ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और अपनी मांग रखी। देखिए, विरोध प्रदर्शन नहीं है। वाराणसी में जो आज से 4 दिन पहले एक 12वीं के छात्र हेमंत पटेल को उसी के विद्यालय परिसर में गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी परिवार और उस व्यक्ति के लिए हम यहाँ पर न्याय की मांग करने आए हैं। जब से हमारी पार्टी, हम सबको ये पता चला है, लगभग पूरा ही बनारस इस बात से हिला हुआ है। जो हमारे देश का भविष्य है, उनके साथ कोई कैसे ऐसे जघन अपराध कर सकता है। और इस बाबत हमने 3 दिन पहले भी धरना प्रदर्शन करके मांग करके एक मांग पत्र दिया था। हमने जब प्रशासन से उसमें अपडेट मांगना चाहा है तो हमें कोई भी अपडेट अभी तक नहीं मिला है। बल्कि सबसे ज्यादा अचरज की बात यह है कि जिस प्रकार से एक जो सत्ता का संरक्षण प्राप्त अपराधी है, जो सामंती सोच का व्यक्ति है, उसने कैसे दिन दहाड़े पिछड़े पटेल समाज के व्यक्ति को गोली मार दी और उसके बाद अभी तक जो है वो कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। जो एफआईआर करी गई उसमें पहले हीला हवाली करी गई और फिर जब एफआईआर कर ली गई तो वहां पर जो मुक्त आरोपी थे उनको किसी न किसी तरीके से बहाने से बचाने का प्रयास किया जा रहा था। तो हमारी ये मांग है कि अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि पहलगांव में जो वहां पर पर्यटक मारे गए हैं, तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि वहां पर जो मारे गए हैं वो इस देश के नागरिक हैं और इस देश का नागरिक अगर अपनी देश की प्रशासनिक सीमा में सुरक्षित नहीं है तो कौन सा संदेश जा रहा है? क्योंकि चाहे पहलगांव में हमारे देश के नागरिक मारे गए हो, चाहे बनारस में कोई हेमंत पटेल मारा गया हो, मारा तो हमारे देश का नागरिक गया है। अगर वहां पर गुनहगार, हम ये बोल रहे हैं कि वहां का जो गुनहगार है उसको शरण दे रही है, उसको संरक्षण दे रही है पाकिस्तान, तो यहाँ पर हेमंत पटेल के जो हत्यारे हैं उनको क्या भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है? अगर वहां पर धर्म देखकर मारा गया है तो क्या यहाँ पटेल की जाति को देख करके नहीं मारा गया है? तो न्याय तो दोनों के लिए होना चाहिए। और आतंकवाद की श्रेणी में अगर पहलगांव का इंसिडेंट आता है तो आतंकवाद की श्रेणी में इस बनारस में दिन दहाड़े हेमंत पटेल को जो मारा गया है वो भी आतंकवाद की इसमें आता है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि ये बहुत बड़ा अपराध है और जिस प्रकार से 96 घंटे होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए मैंने अपनी बात को शुरू करते वक्त कहा कि सत्ता संरक्षक अपराधी और एक सामंती सोच का व्यक्ति जो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके रसूख का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता के सामने आकर के बताना पड़ेगा कि क्या संबंध है आपका उस हत्यारे से। और अगर संबंध नहीं है तो फिर यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर किस प्रकार का दबाव है कि अब तक जो आरोपी थे उनको पकड़ा नहीं गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अधिकारी आपसे बात किया है कि नहीं? देखिए, अधिकारी तो बात कर रहे हैं लेकिन सब हीला हवाली वाली बातें हैं और मैंने स्पष्ट तौर पे बोल दिया है कि जब तक जिस विद्यालय में ये घटनाक्रम हुआ है उसको सीज नहीं किया जाएगा और उसके सीज करने के लिखित ऑर्डर्स मेरे सामने नहीं आएंगे, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। अभी आप यहाँ पर कितनी देर तक बैठे? जब तक मेरे सामने यहाँ पर प्रशासनिक अमला नहीं आता और मुझे वो लिखित ऑर्डर्स नहीं दिखाता है।
आज बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय कार्यकर्ता व पदाधिकारी बैठक गेंदा उत्सव लॉन मुहकुचवा में जिला अध्यक्ष महेश कुमार एडवोकेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य अतिथि शमसुद्दीन रईन, मुख्य प्रभारी लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज व मिर्जापुर मंडल ने संगठनात्मक समीक्षा करते हुए कहा कि जनता अब भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है और बसपा ही एकमात्र विकल्प के रूप में सामने आ रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ और सेक्टर स्तर को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक में विनोद कुमार बंगड़ी, गुड्डू राम, बैजनाथ गौतम, पन्नालाल, सद्दाम रईन, सुरेंद्र मौर्य, अलगू भारती सहित कई नेताओं ने अपने विचार रखे। संचालन जिला प्रभारी अलगू राम ने किया। अहरोरा में ट्रक और एम्बुलेंस की टक्कर, 4 की मौत, 2 घायल। बता दें कि थाना अहरोरा क्षेत्र के हनुमान घाटी के पास ट्रक और एम्बुलेंस के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हुए। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अहरोरा पुलिस व प्रशासनिक टीम ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सूरजबली खरवार, हीरावती देवी, मातली देवी और रामू को मृत घोषित कर दिया। 2 अन्य घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण है। जी बताएं सर। आज दोपहर लगभग 11:30 बजे अहरोरा सोनपुर घाटी में एक एक्सीडेंट की सूचना मिली। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। यहां पर पाया गया कि एक ट्रक के नीचे एक गाड़ी दबी हुई है। उसको निकालने पर पता चला कि एम्बुलेंस था और एम्बुलेंस में 6 लोग सवार थे। सबको अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में पाया गया कि 4 व्यक्तियों की डेथ हो चुकी है। 2 व्यक्ति जीवित हैं, उनका इलाज चल रहा है।